हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य में रज पर्व त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तर प्रदेश। रज पर्व त्योहार ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। यह त्योहार मिथुन संक्रांति से शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिनों में अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माता की पूजा की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ओडिशा। आज के सेशन का पहला सवाल, भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। निम्न में से कौन सा देश इसके सदस्यों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या मैक्सिको। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप यानी GPAI शुरू करने के लिए इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस पहल में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। GPAI या GPay एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में AI के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने पर आधारित है। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चीन अभी इस ग्रुप में शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जुलाई या 18 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रवासियों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाखों परिवारों की भलाई में रेमिटेंस की भूमिका को पहचानने का एक अवसर देता है। इसके अलावा यह दिवस निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को रेमिटेंस और प्रवासियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 16 जून। तीसरा प्रश्न, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन है IMF, अंकटाड, विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत 2019 में 9वें स्थान पर पहुंच गया था, जबकि यह 2018 में 12वें स्थान पर था। 2019 में देश में FDI का प्रवाह 20% बढ़कर $51 बिलियन हो गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की अवधि के बाद भारत में कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी और भारत का बड़ा बाजार देश में बाजार की मांग वाले निवेश को आकर्षित करता रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2020 में FDI का प्रवाह 40% तक घटने का अनुमान है। वहीं 2020 में एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए FDI में 45% तक की गिरावट हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी अंकटाड। चौथा सवाल, हाल ही में लोनार झील के पानी में रंग बदलने की घटना देखी गई है। यह झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। लोनार झील के पानी का रंग हाल ही में गुलाबी हो गया, जिसने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों ने पानी में मौजूद शैवाल और लवणता को इसका कारण बताया है। इसके कारण की सही जांच के लिए झील के पानी के नमूनों को पुणे स्थित आगरकर संस्थान और नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी को भेजा गया है। इन स्थितियों के मद्देनजर बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने इस झील की रक्षा और संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस झील का निर्माण लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी आकर्षित करती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र में यह झील स्थित है। पांचवा प्रश्न, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने हाल ही में रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाने के लिए
एक एआई सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन है कोविड रोबो, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन कोविड या रेलवे रोबो। भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक एआई सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। यह रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग करता है और तापमान को डिजिटल डिस्प्ले पैनल पर रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान संदर्भ सीमा से अधिक होता है तो यह एक स्वचालित अलार्म बजाने लगता है। कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर, पीटीजी कैमरा और एक डोम कैमरे से लैस है। ये कैमरे संदिग्ध और असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। इस रोबोट में वॉइस और वीडियो मोड में दो तरफा संचार व्यवस्था को अपनाया गया है और यह स्थानीय भाषा में भी बोल सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कैप्टन अर्जुन। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन धन विधेयक के संबंध में सही है या सही है? वे सभी विधेयक जिनमें किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना शामिल है, धन विधेयक कहलाते हैं। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग धन विधेयक से संबंधित है। ऊँट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित में से कोई एक से अधिक या सभी विषयों से जुड़े प्रावधान होंगे। ये इस प्रकार हैं: किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाना। भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या किसी ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों कथन सही हैं। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन विधेयकों का संबंध किसी जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों से होता है, धन विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक का संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीस के साथ हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन धन विधेयक के विषय में सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना या संघ अथवा राज्य सरकारों के लेखों की जांच से जुड़े विषय भी धन विधेयक कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(2) में स्पष्ट किया गया है कि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि उसका संबंध किसी जुर्माने या अन्य आर्थिक दंडों के साथ है, उसका संबंध किन्हीं सेवाओं या लाइसेंसों की फीसों के साथ है, या उसका संबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या विनियमित करने से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ना तो एक और ना ही दो। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक को राज्यसभा भी संशोधित या खारिज कर सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन राज्यसभा की शक्ति या शक्तियों के बारे में सही है या सही है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। लोकसभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है, किंतु इस विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। जहां साधारण विधेयकों के मामले में राज्यसभा को शक्ति है कि वह उन्हें संशोधित भी कर सकती है और खारिज भी, वहीं धन विधेयकों को वह न तो संशोधित कर सकती है और न ही खारिज। वह अधिक से अधिक इतना ही कर सकती है कि उनमें संशोधन के लिए सिफारिश करे। इसके लिए उसके पास अधिकतम 14 दिनों का समय होता है। यदि वह 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं लौटाती है तो मान लिया जाता है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो गया है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी न तो एक और न ही दो। 9वां प्रश्न, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या शक्तियां प्राप्त है या प्राप्त हैं? अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। धन विधेयक को या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है या वह विधेयक को रोक सकता है। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोनों सदनों से पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करता है कि यह धन विधेयक है।
अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला यह कि वह उस पर स्वीकृति दे दे और दूसरा यह कि वह विधेयक को रोक ले। साधारणतः वह विधेयक पर स्वीकृति दे देता है, क्योंकि धन विधेयक पेश करने से पहले ही अनुच्छेद 117 के तहत उसकी सहमति ली जा चुकी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न, संविधान संशोधन विधेयकों से संबंधित उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 239? संविधान संशोधन विधेयक उन विधेयकों को कहा जाता है जो अनुच्छेद 368 में बताए गए उपबंधों पर आधारित होते हैं। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 2, 3, 169 और 239 इत्यादि। किंतु ऐसे विधेयकों को तकनीकी तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता। औपचारिक दृष्टि से संविधान संशोधन विधेयक सिर्फ वे विधेयक होते हैं जो अनुच्छेद 368 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पारित किए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयकों के दो प्रकार हैं: संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक और संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 368। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। टेलामेडेल निम्न में से किस पारंपरिक थिएटर का एक प्रकार है? ऑप्शन है यक्षगान, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या रामलीला। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।